लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर मचे हुए घमासान पर एक और खबर आपको दे दें। इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है। ईडी के इस एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आरोप लगा रही है कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रही है। दरअसल कल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पिट्रोडा का नाम भी शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए वो ईडी का सहारा ले रही है। क्या कहेंगे, चार्जशीट जो दायर हुई है उसमें सोनिया गांधी जी का नाम है। पिछले साल भी हमने प्रताड़ना की राजनीति है। पहले 55 घंटे बुला के पूछताछ करना राहुल गांधी जी से, बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी को बुला के उनसे पूछताछ करना, और अब चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से डराने की कोशिश है। विपक्ष डरेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। गांधी परिवार जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन नए अंग्रेजों से क्या डरेगा। यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि जमीन हड़पने के प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ 2 बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। नेशनल हेराल्ड के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर अटैक किया। किरीट सोमैया ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अखबार के नाम से 700 करोड़ का घोटाला किया। कांग्रेस ने एक अखबार निकाला, उसका ट्रस्ट बनाया। कांग्रेस सरकारों ने, महाराष्ट्र की कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी इनको जमीनें दे दी, और वह जमीन अब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद के खाते में ट्रांसफर कर गए। 700 करोड़ का घोटाला, देश की संपत्ति खुद खाने लगे। और जब उसकी जांच शुरू होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, बेचारों को सड़क पर आना पड़ता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 700 करोड़ की जमीन का जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कानूनी तौर पर कितनी सही कितनी गलत ये तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो हंगामा हो रहा है, इस पर विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से लाइव जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बड़े आक्रोशित हैं आज विजय लक्ष्मी।
बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त 24 अकबर रोड पर हैं, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। और देखिए बैरिकेड्स पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त आपको चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और उस तरफ जो है पुलिस की भी काफी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी काफी संख्या में तैनाती की गई है। दरअसल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाना चाहते हैं, लेकिन बंदोबस्त कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ही ऐसा कर दिया गया है कि नेता और कार्यकर्ता यहाँ से आगे न बढ़ पाए। अब ये तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स पर जो है यूथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो रही है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, उससे बीजेपी डर गई है और इसलिए ये कार्रवाई जो है इसकी टाइमिंग पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये अभी बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ पर इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ करके जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो ये तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर काफी संख्या में है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ही इनको डिटेन कर लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश है कि वो जो है वो यहाँ से आगे बढ़कर ईडी दफ्तर तक जाएं। देखिए तमाम नेता हैं और यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगे ईडी दफ्तर जी। कोई बात नहीं, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से ये क्रोनोलॉजी लगा रहे हैं, आप देखेंगे गुजरात में जिस तरीके से अधिवेशन हुआ है और अधिवेशन के बाद जिस तरीके से इन्होंने ईडी को सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता रोड पर संघर्ष करेगा और इस संघर्ष की लड़ाई यहाँ तक नहीं, ये आगे तक चलती रहेगी। देखिए बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं ये तमाम चढ़े हुए हैं बैरिकेड्स पर और आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे जाएं और दिखाएं। क्या आपको लगता है यहाँ से आगे तो नहीं जाने दिया जाएगा? अब तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। देखिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज पूरे देश भर में जो है हम कांग्रेस जन जितने हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपने विरोधियों को यही कहना चाहते हैं कि डरो मत, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों, शोषितों की, महिलाओं के, किसानों के मुद्दे पे जंग छेड़ी है, चाहे वो भट्टा परसौल, न्यामगिरी हो, तब से लेके अब तक जो है हमने देखा है कि कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब ये जो चीज हुई है कल, वो उसी एक लंबा जो सिलसिला चला रहा है, उसी के अंदर एक नया कह सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर है। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है उससे बीजेपी जो है डरी हुई है। डरो मत के बैनर्स, पोस्टर्स लेकर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में जुटे हुए हैं और कोशिश आगे बढ़ने की है, लेकिन संगठन की शक्ति भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल ईडी दफ्तर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पूछताछ का सिलसिला रॉबर्ट वाड्रा से शुरू हो चुका है, क्या ऐसे सवालों के जवाब रह गए थे जिनकी वजह से कल 7 घंटे की पूछताछ के बावजूद एक बार फिर आज रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया? आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जो गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसके अंदर कल दूसरी बार जो है वो पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी। इससे पहले एक राउंड पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से हो चुकी है। आज तीसरे राउंड की ये पूछताछ जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पर चल रही है। लेकिन आज हमने देखा कि जब रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर पहुंचे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी और अभी भी वो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद है, वो वेटिंग रूम के अंदर बैठी हुई है। हमने देखा कि जब रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए तो बाकायदा प्रियंका गांधी ने उनको हक किया। उसके बाद जो रॉबर्ट वाड्रा है वो जांच अधिकारी के सामने चले गए। अब उनके जो पूछताछ जो है, उनके बयान जो है वहां पर ईडी के अधिकारी दर्ज कर रहे हैं, जबकि जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो अभी भी जो है वो वेटिंग रूम के अंदर ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रियंका गांधी का काफिला है जो कि अभी भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। जब राहुल गांधी से हमने देखा था कि पूछताछ हुई थी नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर, तब भी जो प्रियंका गांधी है वो उनके साथ आती थी, लेकिन उनको छोड़ के जो है यहां से निकल जाती थी। लेकिन अभी जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो अभी भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर वेटिंग रूम के अंदर मौजूद है। लगातार पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जब लंच के लिए कल हमने देखा था कि करीब 1:30 बजे के करीब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो लंच के लिए उनको यहां से वो निकले थे और 2:30 बजे वापस यहां ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। तो अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी जो है जब लंच ब्रेक रॉबर्ट वाड्रा को मिले तो उस दौरान उनके साथ वो बाहर निकले और उसके बाद हो सकता है कि लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से दोबारा रॉबर्ट वाड्रा से जो प्रोग्राम हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विजय लक्ष्मी, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
एक घमासान दिल्ली में हो रहा है तो एक घमासान नासिक में हो रहा है। नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर चला है। नासिक नगर निगम ने दरगाह कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज पूरा हो गया। आज सुबह नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध दरगाह ध्वस्त कर दी। रात में नगर निगम की टीम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दरगाह पहुंचे, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया था। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक रात की तस्वीर है जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी एक्शन में आंसू गैस के गोले दागे। आज सुबह पथराव और उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर कब्जा और अवैध दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें रात की आप देखें जब ये कार्रवाई हो रही थी, और फिर देर रात तो बहुत तमाशा भी हुआ, बहुत बवाल भी हुआ। अवैध दरगाह को हालांकि ध्वस्त कर दिया गया और अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, बुलडोजर जब एक्शन हो गया इसके बाद मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। नासिक के काछे गली इलाके में अवैध दरगाह को बुलडोजर से हटाया गया। नगर निगम ने 1 अप्रैल को 15 दिन के अंदर अंदर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। ऐसे में आज नगर निगम की टीम एक्शन में आई। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नगर निगम की टीम ने अवैध दरगाह को ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन उनके लिए एक बड़ी चुनौती का काम था। कल रात करीब 11:30 बजे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दरगाह कमेटी के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि उसी वक्त लोगों की भीड़ वहां पर आ गई। अवैध दरगाह पर कार्रवाई का विरोध करने लगे और फिर भड़की हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया और फिर अवैध दरगाह को हटाने का काम शुरू हुआ। नासिक में पुलिस और उपद्रवियों की भिड़ंत की तस्वीरें एक और आपको दिखाती हूँ। उपद्रवी पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड जो वहां पर लगाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया। पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। नासिक में 400 से ज्यादा उपद्रवी थे, जबकि पुलिसकर्मी 500 से ज्यादा। उपद्रवियों ने प्री प्लान्ड तरीके से पुलिस पर पथराव किया और फिर पुलिस ने गैस के गोले दागे और उपद्रवियों की भीड़ को वहां से खदेड़ा। नगर निगम ने नासिक के काछे गली सिग्नल इलाके में सातवीं दरगाह को नोटिस जारी किया था। निगम ने 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई की बात कही थी। नोटिस में ये कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सातवीं दरगाह अवैध है। निगम की ओर से दरगाह की दीवार पर यह नोटिस लगा दिया गया था। दरअसल 23 फरवरी को नासिक नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने इस दरगाह के आसपास से कुछ अतिक्रमण हटा दिए। सातवीं दरगाह ट्रस्ट की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि ये दरगाह अवैध है। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दे दिए थे। अवैध दरगाह ध्वस्त हो चुकी है और अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। उपद्रवियों की 57 बाइक जब्त की गई, जबकि इस उपद्रव में पुलिस प्रशासन के 21 लोग घायल हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बात वक्फ संशोधन कानून की, जिसे लेकर पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च अदालत पर हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में अब तक 73 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज 10 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग है। उधर इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। संसद में पास हो गया, सड़क पर आप लोग एक तरीके से मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग पहुंच गए हैं। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब का अंजुमन हैदरी का स्टैंड पहले दिन से रहा है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक
हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जिस तरीके से कि खुद गवर्नमेंट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है किसी वक्फ लैंड के ऊपर कि वक्फ है या नहीं, तो ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। जुडिशरी को जिस तरीके से ख़त्म किया गया है इस एक्ट के ज़रिए, उसमें खुद गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, वही फैसला करेगा कि ये वक्फ है या नहीं, और अपील का प्रावधान तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर काले कानून का नाम दिया गया है इसको, तो ये काले कानून है जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आज गए। अब बात वक्फ कानून के विरोधियों पर दीदी की ममता की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी आज एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्म गुरुओं के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ये बैठक है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शन और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, AIMPLB के महासचिव फजलुर रहम और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहेंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया गया है। इसका एक पोस्टर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। ममता बनर्जी को समारोह का मुख्य वक्ता बनाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ शरीयत का हिस्सा है, इसमें दखल मंजूर नहीं है। आइए हम सब मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आपको ये जानकारी दे दें, ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी बिल का विरोध किया था और जब बिल पास हो गया है, कानून बन गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी हो चुकी है, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती हैं। पूरा इंडिया का जो संख्यालघु है, मुसलमान है, वो सोचता है कि जबरदस्ती वक्फ का कानून को मुसलमान पर थोप दिया गया। कोई मुसलमान ये कानून को सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं बोला कि हम लोग को ये कानून चाहिए। जबरदस्ती वक्फ का जो प्रॉपर्टी है जो कि अल्लाह का है, उस प्रॉपर्टी को सरकार नियंत्रण लेना चाहते हैं, तो इसलिए लोग इसको नहीं मानेगा। वो लोग इसका प्रोटेस्ट होते रहेगा। लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी पार्टी गए हैं, और हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ इंसाफ करेगा। एक तरफ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में ममता बनर्जी शामिल होंगी, तो वहीं बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल इंडिया इमाम संघ के एक नेता का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो खुद को उत्तर दिनाजपुर के अखिल भारतीय इमाम संघ का जिलाध्यक्ष बता रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसके खिलाफ फैसला आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून को बहाल कर देते तो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ठप कर देंगे। इस पूरे वीडियो में वो बकायदा धमकी दे रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पुराने कानून को बहाल नहीं करती है तो मुस्लिम समाज सड़क हो या रेल हो, शहर हो या मोहल्ला हो, हर जगह जाम और प्रोटेस्ट करेगा। डेटটা দেখছি সেই ডেটটা যদি আমাদের ফরে যদি আইনটা চলে আসে, কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না, তাহলে আমাদের ফরে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকব। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একদম সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে, শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব, ইসলামের ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দরগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हरदोई में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर तनाव है। दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ, पत्थर और डंडे चले, लोग लाठियों के साथ जमा हो गए, एक दूसरे पर हमला किया। हरदोई के थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के सुरजीपुर गांव में अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यह खबर जब फैली तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों में इतना गुस्सा था कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस का कहना है कि ये तनाव भड़काने के लिए रची गई साजिश है, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा पहले से ही खंडित थी। बेंगलुरु में एक बार फिर मॉरल पुलिसिंग की घटना सामने आई है। यहाँ एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कपल को पार्क में देखने के बाद भड़क जाता है। दरअसल कपल में युवक हिंदू है और युवती मुस्लिम। दोनों को पार्क में एक साथ देखने के बाद
शख्स लगातार लड़की को हिजाब उतारने के लिए बोलता हुआ दिख रहा है। वो बार बार धमकी देते हुए दोनों का नाम पूछ रहा है। यू हिंदू यूर मुस्लिम, यू हिंदू यूर मुस्लिम। भैया फ्रेंड भैया नो फ्रेंड नो, दिस इज फुल वीडियो इज देयर। सो व्हाट नो? ए आओ जी इधर। क्या जी नाम तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? हाँ 2 मिनट इधर ही रुकना, अभी आ रहे बंदे लोग आ रहे, ठीक है? कमेटी के आदमी लोग आ रहे। आपका नाम क्या है उतना बोलो मेरे को, आपका नाम क्या है? हाँ कहने को तो प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार की कोई भाषा भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लगता है कहानी दूसरी हो गई, क्योंकि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है और इसलिए इतना तनाव हो रहा है।